बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इमरान ख़ान ने एक बड़ा दबंग फ़ैसला किया है और मैं काफ़ी अरसा से इस इंतज़ार में था कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इस मामले के ऊपर बात करें, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मामला है और इसके ऊपर बात करना ज़रूरी था। और वो है 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के हवाले से हम अक्सर व बेशतर बात करते रहते हैं और 18वीं तरमीम की वजह से जो सिंध के लोग हैं या सिंध की हुकूमत है, जिस तरीके से वफाक के साथ वो ट्रीट करती है और बलूचिस्तान या बाकी जो सूबे हैं, और 18वीं तरमीम में जिस तरीके से इनको इख्तियारात दिए गए, ये वो इख्तियारात हैं, एक होते हैं जायज़ इख्तियारात और एक होता है वो इख्तियारात जो वफाक का हक़ है या वफाक के पास होने चाहिए। वो इख्तियारात भी जब आप सूबों को दे देते हैं तो वफाक फिर उसके पास कोई उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। हम एक फ़ेडरल कंट्री हैं और हमारा जो पार्लिमानी गवर्नमेंट का सिस्टम है और जिसके अंदर हमारे यहाँ जैसे अमेरिका के अंदर है, जो हर स्टेट के अंदर उनके पास पावर्स हैं और जो बाकी स्टेट्स हैं उनको भी उसी तरीके से पावर्स दी गई हैं। हमारा क्योंकि पार्लियामेंट का है और हम फेडरेशन की बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करते, तो जो फेडरेशन है उसके पास पावर्स होना ज़रूरी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 18वीं तरमीम के अंदर इनके पीछे एक बैकग्राउंड है और वो ये है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी को एक बात का इल्म था और वो ये समझते थे कि पाकिस्तान के हालात कुछ भी हो जाएं, चाहे मुल्क जिस तरफ चला जाए, लेकिन सिंध जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से नहीं जा सकता और पंजाब PMLN के हाथ से नहीं जा सकता, ये इनको शोर था और ये उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये सारे का सारा काम किया था। अब इन्होंने 18वीं तरमीम में के हवाले से जब तरमीम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उस एक तरमीम के अंदर इन्होंने कम व बेश 200 तरमीम की और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो सारी की सारी तरमीम की। और वो मैं आपको चीदा चीज़ें आज बताऊंगा कि 18वीं तरमीम में इन ज़ालिमों ने किया क्या है और किस तरीके से इन्होंने जहां लीडर ऑफ़ द हाउस है उसके साथ साथ लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को भी इख्तियारात दिए हैं, उसकी भी एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अहमियत को उजागर किया है, ताकि अगर एक पार्टी गवर्नमेंट में होगी तो दूसरी अपोजिशन में होगी और अपोजिशन का भी वही एक पावर होगी या अख्तियार होगा, और अगर कोई अपोजिशन में होगी तो दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में बैठी होगी, तो वो दोनों मिलकर खाना चाहते थे और इस मकसद के लिए उन्होंने ये 18वीं तरमीम का ढोंग रचाया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मामले पर कल कराची में थे और बड़ी खुलकर बात की है और उनका ये कहना है कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने जल्दबाजी में उन चीज़ों को इन्होंने डिसाइड किया और उसके बाद जब उन चीज़ों के हवाले से उनके मुज़म्मरात और उसका जो बाद में जो उसके ऊपर अमल दरामद था वो जब नज़र आया तो फिर पता चला कि ये काम जल्दबाजी में इन्होंने किया है, जिसकी वजह से फेडरेशन को नुकसान पहुंच रहा है और जो फेडरेशन का कंसेप्ट है वो ख़त्म हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि इन्होंने ये डिक्टेटर बन चुके हैं और ये सूबों को इन्होंने डिक्टेटर्स वाले अख्तियारात दे दिए हैं। अब ये डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर वज़ीर आला पूरा डिक्टेटरशिप है उसके हाथ में और वो डिक्टेटर बनकर सारे सूबे को चला रहा है, ना वो किसी की बात सुनता है, ना उसको किसी से कोई लेना देना है और वो कभी भी जो फेडरेशन का कंसेप्ट है वो उसको पूरा नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो हुकूमत का निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। उनका ये कहना है कि इन्होंने इख्तियारात ले लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्ज़ी से अमेंडमेंट्स करवा लिए हैं, उसके बाद अब ये जो सूबा है, सूबा अपने पास अख्तियारात रख कर बैठा है, अपने पास अख्तियारात उसने उसके ऊपर कब्ज़ा करके बैठा है। वो अख्तियारात नीचे जो लोकल बॉडीज़ की हैं, लोकल बॉडीज़ हैं जो ज़िले सतह पर या डिविजनल सतह पर, उन तक वो अख्तियारात दे ही नहीं रहे। अब इनको ये तकलीफ़ तो थी कि वफाक से ये अख्तियारात हासिल कर सकें और इनको वफाक से ये गिला था कि सारे अख्तियारात वफाक के पास हैं और वो हमें नहीं दे रहे। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो सारे के सारे जो इख्तियारात हैं वो ख़ुद ले लिए और उसके बाद जो नीचे दिए जाने चाहिए थे, नीचे जो ग्रास रूट पर उनका फ़ायदा और समरात पहुँचते, नीचे मुख्तलिफ़ जो अवाम है और मुख्तलिफ़ अवामी नुमाइंदे हैं वहाँ तक पहुँचते, तो वो उन्होंने पहुँचाया नहीं और अपनी मर्ज़ी के लिए अपने हिसाब से उन्होंने वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर बैठ गए। अब हम जो बरतानिया है वो क्योंकि पार्लिमानी उनका निज़ाम है, इसी तरीके से सदारती निज़ाम है अमेरिका के अंदर। अब जो सेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं
तो हमने ये जो फेडरेशन है, ये वफाक का कंसेप्ट है, और ये जो जिस तरीके से हमने ये सारे के सारे मामलात हैं, हमने क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन का भी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी। अब कुछ दोस्त उस दिन भी मैंने बात की थी अमेरिकन बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उनको मुगालता लगा था कि बरतानिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ही नहीं। तो मैं उनको ये बता दूं कि हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, चाहे वो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, चाहे वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये ज़रूरी है ही नहीं कि वो रिटन होना चाहिए, वो अनरिटन भी हो सकता है। और बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है लेकिन वो अनरिटन है, वो आपको किसी एक किताब के अंदर नहीं मिलता, और वो मुख्तलिफ स्टैचूट हैं, वो मुख्तलिफ जो एक्ट्स हैं, वो उनका मजमूआ है, वो किसी एक किताब में नहीं मिलता। जैसे हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको एक बुक में मिलता है, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको एक बुक में मिलता है। अब हमारे जो लेजिस्लेचर थे उन्होंने कुछ चीज़ें अमेरिका से उठाई और कुछ चीज़ें जो उठाई उन्होंने बरतानवी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से, और एक मिक्सचर बना दिया जो अमेरिकन और बरतानवी कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इमरान खान का ये कहना है कि ये जो लोग बैठे हैं, अगर हम 18वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें उन्होंने जल्दबाजी में की थी उनको हम ठीक नहीं करते, या उनके अंदर हम जो चेंजिंग्स नहीं लाते, तो ये मसले का हल नहीं होगा, और ये इसी तरीके से इन चीज़ों को ख़राब करते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि वो बाद में ठीक नहीं हो सकेंगे। और वो आपके सामने है जो सिंध हुकूमत है, आईजी पंजाब, आईजी सिंध का मामला था, हालांकि आईजी की जो तकर्री है या ट्रांसफ़र है वो मामला है वफाक का, और इन्होंने उसके मामले पे इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया कि आईजी कलीम इमाम को वहाँ से हटाना पड़ा, और इन्होंने अपनी मर्ज़ी का आईजी वहाँ पे लगाया, और वो आईजी है जो रो अनवार बना हुआ है। अब इन्होंने बाकी सारे मामलात, अब हॉस्पिटल्स का है, बिलावल जरदारी ने कल एक तकरीर की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने बड़ी अजीब सी मंतक, अब वो ख़ुद नाबालिग है लेकिन वो कहता है जी कि हमें एक बालिग वज़ीर आज़म चाहिए, हमें एक मैच्योर वज़ीर आज़म चाहिए, हमें एक कमिटेड, जो पाकिस्तान के साथ जिसकी कमिटमेंट हो वो वज़ीर आज़म चाहिए। भाई अब आप इमरान खान को आप कैसे समझते हैं कि वो नाबालिग है, वो कैसे इमेच्योर है? ये सारी की सारी चीज़ें, ये बातें करने वाली नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो बेचारा उसको लिख के दिया जाता है, और कभी कभी वो शरारत कर देते हैं लिखने वाले, और वो ऐसी बात कहलवा देते हैं कि जो बाद में उसके लिए मसाइल का सबब बनती है। अब बिलावल जरदारी कहते हैं जी कि हमारे इल्म में आ गया है कि 18वीं तरमीम के ऊपर हमला हो रहा है, और पता नहीं ये हमला क्या समझते हैं। मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम हो सकती है तो जो तरमीम की गई है उसके अंदर क्यों नहीं तरमीम हो सकती? अगर या तो अगर 18वीं तरमीम वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है तो वो भी उतनी मुकद्दस है जितना बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आपने अपने मकासद के लिए और अपने मफादात के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने तरमीम कर दी हैं, तो जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तरमीम की है वो आपको बड़ी मुकद्दस लगती है, और आप उसका नाम ले तो आप ऐसे समझते हैं कि जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पूरी जमहूरियत ही 18वीं तरमीम के ऊपर खड़ी है, और अगर 18वीं तरमीम को हटा दिया गया तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। उधर से मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं मेरे माइंड में बड़ी को सख्त तजावीज़ हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन मेरे साथ मिलकर ये काम करे। आपने जो सख्त तजावीज़ थी वो पहले भी आप दिखा चुके हैं, आपने डंडा बरदार एक फ़ौज लेके आए, आप उसके सिपह सलार बने, आपने ड्रामा किया और वो आपका ड्रामा नाकाम हो गया, आपको किसी ने ख़र्चा दिया और वो ख़र्चा आप लेकर घर चले जाते हैं। अब दोबारा आपको ज़रूरत पड़ी है और अब दोबारा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ना पहले बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने आपका साथ दिया था, ना अब कोई देगा। हर किसी के अपने अपने मफादात हैं, और मैं समझता हूँ इमरान खान की जो एक खुशकिस्मती है वो ये है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं है। अपोजिशन के लोगों के अपने इतने मसाइल हैं कि हर शख्स उनमें से मफाद परस्त है, मुल्क के साथ वो मफाद उनका है ही नहीं, या मुल्क का इंटरेस्ट तो उनको चाहिए ही नहीं। उनके मफादात हैं आपस में मफादात, जो उनके अपने मफादात हैं। अब उसमें अल्लाह का शुक्र ये है कि इनके जो मफादात हैं उसमें सिर्फ एक एजेंडा है जिस पर ये इकट्ठे हैं, और वो इमरान खान के एहतसाब का एजेंडा है, जिससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और ये चाहते हैं कि वो एहतसाब का एजेंडा ख़त्म होना चाहिए, उस पर ये इकट्ठे हैं। बाकी सारे मामलात पे ये फिर अलग-अलग हो जाते हैं, और जब इनकी कोई मूवमेंट निकलने उठने लगती है या चलने लगती है तो ये फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस तरह इनकी मूवमेंट वहीं ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको बताऊँ 18वीं तरमीम में इन्होंने किया क्या है। एक तो इन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन के जब तकर्री होगी सरबराह की या चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन होंगे उनकी तकर्री के लिए जो लीडर ऑफ दी हाउस हैं वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, ये दोनों मिलकर उसकी तकर्री करेंगे।
अब क्योंकि इनको पता है कि जब अपोजिशन और ये मिलकर किसी को लेकर आएंगे तो इन्होंने माइंड में रखा है कि इलेक्शन कमीशन में हमारे अपने लोग आएंगे और वो किसी एक की मर्ज़ी का नहीं आएगा, वो दोनों की मर्ज़ी का आएगा। ये इनका मफाद है, ये इनकी 18वीं तरमीम है जिसको ये चाहते हैं कि कभी ख़त्म ना हो। इनकी 18वीं तरमीम ये है कि जो इंटरम सेटअप बनेगा नए इलेक्शंस के लिए, उसका वज़ीर आज़म के लिए भी दोनों लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और लीडर ऑफ़ द हाउस दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है। और ये दोनों की कंसेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर लीडर ऑफ़ द हाउस जो उस वक्त हुकूमत में है, अगर वो किसी अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को लेके आ रहा है और अपोजिशन को वो पसंद नहीं है, तो उसको कभी वो नहीं आने देंगे और वो अपनी मर्ज़ी का बंदा बिठवाएंगे जो लीडर ऑफ़ द जो इंटरम सेटअप में बतौर वज़ीर आज़म आएगा। और इस तरह ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कौम के साथ धोखा कर रहे हैं, कौम के साथ ये ऐसे मामलात को लेके आ रहे हैं। इन्होंने 18वीं तरमीम ख़त्म कर दी, 18वीं तरमीम में 58(2)B ख़त्म किया और वो भी इन्होंने अपने खौफ से ख़त्म किया है। एक वक्त ये था कि 58(2)B के ये सबसे बड़े जो फ़ायदा हासिल करने वाले भी थे और उसके मुहाफ़िज़ भी थे, जिसकी बुनियाद पर सदर किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज देता था। अब जब इन्होंने देखा कि मुशर्रफ ने उसको दोबारा इस्तेमाल किया है, तो इस खौफ से कि दोबारा मार्शल लॉ या कोई फ़ौजी डिक्टेटर ना आ जाए, इन्होंने 58(2)B ख़त्म किया है। वो को कौम के दर्द में नहीं ख़त्म किया। और अब जो इन्होंने ममनून हुसैन जैसे सदूर बनाए, तो वो भी उसका मकसद क्या था कि इन्होंने सदर का जो एक ओहदा था उसको बिल्कुल किसी काम का और उसको बिल्कुल इस तरह बना दिया है कि उसकी कोई हैसियत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ी ही नहीं है। तो ये इन लोगों के अपने अपने मफादात हैं, ये अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान ने जो आवाज़ उठा दी है, मैं समझता हूँ चाहे इस टिन्योर में इमरान खान ये काम ना भी कर सकें, लेकिन इतना ज़रूरी है कि कौम के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि ये जिस 18वीं तरमीम को मुक़द्दस समझते हैं और ये आइन से ज़्यादा मुक़द्दस 18वीं तरमीम को समझते हैं, ये इनके अपने मफादात हैं, इनके मकासद हैं। इनका कौम के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टेट के लिए कोई इनके दिल में खैर खाई नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, और उसकी बुनियाद पर ये सिंध के अंदर और बाकी सूबों के अंदर जहाँ पर अपोजिशन का किरदार है वहाँ पर ये जलील करते हैं और वहाँ पर टफ़ टाइम देने की और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से जो चीखें निकल रही हैं बिलावल ज़रदारी की और मौलाना फजल रहमान की और अचकज़ई की और मरीम नवाज़ की, इसकी वजह यह है कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और ये भी हकीकत है कि इनके इल्म में आ चुका है कि अब जो पाकिस्तान के खैर खा इदारे हैं, 18वीं तरमीम का वो बर्दाश्त करने वाले मज़ीद नहीं है और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा और इसके ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं कि इमरान खान ने जो आवाज़ उठाई है, अब इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं, कैसे अवेयरनेस पैदा करते हैं और कैसे वो वक्त आता है कि जब पाकिस्तानी कौम की इस तरमीम के अंदर जो इन्होंने अपने मकासद और मफादात के लिए चीज़ों को ऐड किया है उससे जान छूटती है। जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट होगी, जो भी मज़ीद कोई इसके हवाले से कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।